कविराज गणनाथ सेन। कविराज गणनाथ सेन का जन्म वर्ष 1877 में बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम कविराज विश्वनाथ सेन था, जो कविराज गंगाधर राय के शिष्य थे। गणनाथ सेन एमए संस्कृत पढ़ने वाले मेधावी छात्र थे। वर्ष 1898 में उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और 1903 के अंत तक OL.OM.S की रचना की। बाद में उन्होंने अपने पिता और आचार्य काली प्रसन्ना सेन से आयुर्वेद सीखा और 30 साल की उम्र में एक लोकप्रिय चिकित्सक बन गए। वह आधुनिक पद्धति से रोगियों का निदान करते थे, आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार उपचार देना शुरू किया। सन 1912 में उन्होंने शरीर रचना विज्ञान पर संस्कृत भाषा में प्रत्यक्ष शरीरा नाम से एक विशाल ग्रंथ लिखा। यह थोड़े ही समय में पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हो गया और इसे पिछले 50 वर्षों से आयुर्वेद के छात्रों के लिए एक पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित किया गया। इसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया। गणनाथ सेन ने संस्कृत में पैथोलॉजी पर एक ग्रंथ की रचना की और उसका नाम सिद्धांत निदान रखा। 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक पेपर शीर्षक हिंदू चिकित्सा प्रस्तुत किया। बाद में यह अंग्रेजी, तमिला, मलयालम और हिंदी में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी संस्करण को 7 से 8 बार पुनर्मुद्रित किया गया था। प्रत्यक्ष शरीर में उल्लिखित तकनीकी शब्दों पर उठे विवाद के जवाब में कविराज ने संस्कृत और अंग्रेजी में सजना पंचक शीर्षक से एक पुस्तिका की रचना की। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्यक्ष शारीर में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का सटीक अर्थ देने के लिए शारीर परिभाषा नाम से एक शब्दकोश भी बनाया। उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल कलकत्ता के संस्थान के प्रमुख के रूप में काम किया। वे विश्वनाथ आयुर्वेद विद्यालय और चिकित्सालय के संस्थापक प्राचार्य थे। कल्पत्रु आयुर्वेद फार्मेसी कविराज गणनाथ सेन द्वारा स्थापित थी। वे वर्ष 1935 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के डीन थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया गया। यामिनी भूषण रॉय। कविराज यामिनी भूषण रॉय का जन्म वर्ष 1879 में खुलना जिला, बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता का नाम कविराज पंचानन था। यामिनी भूषणा ने संस्कृत से एमए की पढ़ाई की और बाद में उन्होंने MBBS पाठ्यक्रम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से। उन्होंने अपने पिता से आयुर्वेद सीखा और बाद में वे विजयरत्न सेन के शिष्य बन गए। उन्होंने 1906 में चिकित्सा पद्धति शुरू की और आयुर्वेद का सख्ती से अभ्यास किया, हालांकि उन्होंने MBBS का अध्ययन किया था। उन्होंने 1916 में पंडित डी गोपालाचार्युलु की प्रेरणा से कलकत्ता में अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज और साथ ही अस्पताल की स्थापना की। नीम का पत्थर महात्मा गांधी जी ने रखा था। यामिनी भूषण रॉय कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य थे और वे संलग्न अस्पताल के पहले अधीक्षक भी थे। वह वर्ष 1915 में मदरसा में आयोजित अखिल भारत वर्ष आयुर्वेद महासम्मेलन के वार्षिक उत्सव के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत में निम्नलिखित पुस्तकें लिखीं: 1 रोग विनिश्चय, 2 शालाक्य तंत्र, 3 प्रसूति तंत्र, 4 विष विज्ञान। आधुनिक तर्ज पर आयुर्वेदिक पुस्तकें लिखने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय कविराज यामिनी भूषण रॉय को जाता है। दुर्भाग्य से 1926 में 47 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बाद में कॉलेज और अस्पताल का नाम यामिनी भूषण रॉय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल के नाम पर रखा गया। वह पंडित डी गोपालाचार्युलु से प्रेरित थे और कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की। वे संस्कृत, एलोपैथ और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक विभिन्न प्रकार से आयुर्वेद जगत की सेवा की।
शंकरदाजी शास्त्री पाड़े। शंकरदाजी शास्त्री पाड़े 1867 से 1910। पंडिता शंकरदाजी शास्त्री पाड़े का जन्म 1867 में हुआ था। उनके पिता दाजी शास्त्री पाड़े एक खगोल शास्त्री थे, जबकि उनके गुरु भानु वैद्य कुलकर्णी थे। वह एक आयुर्वेद व्यवसायी थे और आयुर्वेद संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें मान्यता प्राप्त है। उन्होंने नासिका में निखिला भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना की। उन्होंने राजवैद्य मेडिकल जर्नल में प्रकाशित और अप्रकाशित 800 आयुर्वेद पुस्तकों की सूची दी। उनके प्रयासों से नागपुर में आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना हुई। स्वामी लक्ष्मीराम। स्वामी लक्ष्मीराम आयुर्वेद की राजस्थान परंपरा के प्रसिद्ध चिकित्सक और एनआईए जयपुर के पूर्व छात्र थे। उनका जन्म वर्ष 1873 में हुआ था। वे 1939 तक जीवित रहे। कोलकाता के प्रतिष्ठित चिकित्सक द्वारकानाथ सेन के मार्गदर्शन में उन्होंने सिद्धांत और व्यवहार दोनों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कुछ वर्षों तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और बाद में अपना स्वतंत्र क्लिनिक शुरू किया। उन्होंने आयुर्वेद पर पुस्तकों के प्रकाशन के लिए एक बंदोबस्ती ट्रस्ट की स्थापना के लिए अपनी सारी कमाई खर्च कर दी। श्री यादवजी त्रिकामजी आचार्य 1881। उनका जन्म वर्ष 1881 में गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता श्री त्रिकामाजी पोरबंदर के राजा राणा साहेबा के शाही चिकित्सक थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में की। वर्ष 1888 में वे बंबई के लिए रवाना हुए और विभिन्न शिक्षकों से व्याकरण, दर्शन, अरबी, फारसी भाषाएं सीखीं। उन्होंने हकीम रामनारायण जी से यूनानी चिकित्सा सीखी। पंडित गौरी शंकर ने उन्हें आयुर्वेद सिखाया। आयुर्वेद की मूल बातें उनके पिता से सीखी गई थीं। अपने 18वें वर्ष में उनके पिता का निधन हो गया, इसलिए उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। 1899 में माधव निदान का मधुकोश भाष्य के साथ हिंदी में अनुवाद किया गया और इसे 1901 में नारायण सागर प्रेस, बॉम्बे द्वारा प्रकाशित किया गया। सन 1899 में माधव निदान का मधुकोश भाष्य के साथ हिंदी में अनुवाद किया गया और इसे सन 1901 में नारायण सागर प्रेस, बॉम्बे द्वारा प्रकाशित किया गया। आयुर्वेद दीपिका भाष्य सहित चरक संहिता, निबंध संग्रह भाष्य के साथ साथ सुश्रुत संहिता आदि नारायण सागर प्रेस द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नाड़ी परीक्षा, रस हृदय तंत्र, रस पद्धति, रससार, रस कामधेनु आदि पुस्तकें उनके द्वारा संपादित और प्रकाशित की गईं। उन्होंने गुजराती में गणनाथ सेन के प्रत्यक्ष सरिराम का अनुवाद किया और इसे जुगतारामाभाई की मदद से प्रकाशित किया। व्यावहारिक अनुभवों को शामिल करके उन्होंने सिद्धयोग समग्र नाम से एक पुस्तक लिखी। उन्होंने मुफ्त में और बिना किसी परामर्श के दवाइयां बांटकर गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने आयुर्वेदिक विद्वानों को पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और उन पुस्तकों का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्होंने यूनानी प्रणाली पर यूनानी द्रव्यगुण विज्ञान नामक एक पुस्तक लिखी और हिंदी में प्रकाशित हुई। वर्ष 1956 में उनकी मृत्यु आयुर्वेद आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका थी। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता। प्राणजीवन मेहता का जन्म वर्ष 1889 में गुजरात राज्य में हुआ था। वह बंबई गए और अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा के बाद मेडिकल कॉलेज में शामिल हो गए। बाद MBBS करने के बाद उसने MD और MS किया और बॉम्बे मेडिका में शामिल हो गए। वे सर्जन के रूप में लोकप्रिय और एक महान चिकित्सक बन गए।
वे जामनगर के जाम साहेब के शाही चिकित्सक थे और उन्होंने एक बड़ा अस्पताल और सूर्य स्नान घर स्थापित किया। उन्होंने आयुर्वेद के प्रति रुचि विकसित की और आयुर्वेद की प्रणाली विकसित करने के लिए 40 से अधिक वर्षों तक काम किया। गुलाब कुंवरबा आयुर्वेदिक सोसाइटी के सेक्रेटरी के पद में उन्होंने जामनगर में आयुर्वेदिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए बहुत काम किया। कॉलेज जिसने 1944 में काम करना शुरू किया। उन्होंने आयुर्वेद के विद्वानों को लोगों की सुविधा के लिए संस्कृत वक्ता अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहन दिया। चरक संहिता का वर्ष 1949 में अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में अनुवाद किया गया था और इसे गुलाब कुंवरबा आयुर्वेदिक समाज, जामनगर द्वारा प्रकाशित किया गया था। खंडों में वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा जामनगर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन की स्थापना की गई और डॉ मेहता को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे अपना जीवन आयुर्वेद के अध्ययन में व्यतीत करते थे। डी मेहता के सुझाव के अनुसार आयुर्वेद के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को भी सुझाव देते हैं। भास्कर गोविंदा घनेकरा। भास्कर गोविंदा घनेकरा 20वीं सदी एडी। भास्कर गोविंदा घनेकरा ने किया एमबीबीएस पहले और बाद में आयुर्वेद का अध्ययन किया। वह बीएचयू में आयुर्वेद के संकाय सदस्य थे। उन्होंने हिंदी में सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान और शरीरस्थान पर एक उत्कृष्ट टिप्पणी लिखी। उन्होंने आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जोड़कर उपचार के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और उसमें आयुर्वेद के वैज्ञानिक आधार को प्रक्षेपित करने का प्रयास किया। उन्होंने किताबें भी लिखी जैसे 1 औपसर्गिका रोग, 2 स्वास्थ्य विज्ञान आदि। दामोदर शर्मा गौड़ 1917 में स्थापित पतासाला अब केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस KUHS से संबद्ध एक आयुर्वेद कॉलेज बन गया है। समूह में अब शामिल हैं। उन्होंने पारंपरिक आयुर्वेद पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होने वाले योगों के वैज्ञानिक उपयोग और विकास की कल्पना की और नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं की शक्ति में वृद्धि की। उन्होंने विभिन्न योगों में कज्जली, पारेका काला सल्फाइड के उपयोग की शुरुआत की है। उनके माता पिता मरियमंगलम राम वारियर और पन्नीनपल्ली कुंजुकुट्टी वारसियर थे। वे अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। आचार्य प्रियव्रत शर्मा। आचार्य प्रियव्रत शर्मा 1920 से 2007। आचार्य प्रियव्रत शर्मा का जन्म 1 नवंबर 1920 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल स्थान मुस्तफापुर, पटना जिला, बिहार था। वे वैद्यभूषण पंडित रामावतार मिश्र के पुत्र थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वेदारत्न विद्यालय मुस्तफापुर से की। उन्होंने वर्ष 1940 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से AMS प्रथम श्रेणी में पास किया। उसके बाद उन्होंने संस्कृत के साथ MA और अंग्रेजी के साथ MA भी पास किया। फिर उन्होंने पास के कस्बे खगौल में निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़े ही समय में वे एक लोकप्रिय चिकित्सक बन गए। उन्हें वर्ष 1946 में शिवकुमार आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय, बिहार में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। BHU में विभाग वर्ष 1953 में उन्होंने द्रव्यगुण में संकाय में प्रवेश लिया। उस समय उन्होंने द्रव्यगुण विज्ञान नामक पुस्तक लिखी। आयुर्वेद कॉलेज, पटना में वर्ष 1956 में उन्हें प्रधान सरकार नियुक्त किया गया था और उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप से विकसित किया। वर्ष 1960 में बिहार के आयुर्वेद और यूनानी प्रणालियों के लिए अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
उस अवधि के दौरान उन्होंने आयुर्वेद औषधालयों को नियमित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए और चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान भी बढ़ाए गए। बीएचयू वर्ष 1963 में पीजी की स्थापना के बाद उन्हें द्रव्यगुण विभाग में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1971 में वह विभाग के मुखिया थे। कई वर्षों तक वह भारतीय औषधियों के केंद्रीय बैठक के सदस्य रह चुके हैं। वे भारतीय सरकार के फार्माकोपिया विभाग के सदस्य रह चुके हैं। आचार्य पीवी शर्मा जी के अन्य कार्य: द्रव्यगुण विज्ञान 1 से 5 खंड, दोसा कारणत्व मीमांसा, रोगी परीक्ष, वाग्भट विवेचन, चरक चीतन, आयुर्वेद के वैज्ञानिक इतिहास, आयुर्वेदिक अनुसंधान पद्धति आदि। साहित्यिक शोध के साथ उन्होंने नैदानिक और प्रायोगिक अनुसंधान भी किया। उन्होंने द्रव्यगुण के मूल सिद्धांतों पर शोध कार्य किया और रस, गुण, वीर्य आदि की अवधारणाओं को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। कविराज द्वारकानाथ सेन, जन्म 1843 ई में बंगाल के फरीदपुर जिले के खंडरपारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। शिक्षण 7 भाइयों में सबसे कनिष्ठ थे। मुर्शिदाबाद के कविराज गंगाधर जी से आयुर्वेद, संदर्शन और उपनिषदादि का ज्ञान प्राप्त किया। कार्यक सन 1875 में कलकत्ता में चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया। हथुआ के महाराजा और भारत सरकार के निमंत्रण पर उदयपुर के राजा की चिकित्सा की। इनके शिष्यों में प्रमुख थे जयपुर के स्वामी लक्ष्मीराम जी, योगींद्रनाथ सेन, श्री ज्ञानेंद्रनाथ सेन, कविरत्न आदि विद्वान। सन 1906 में इन्हें महामहोपाध्याय तथा वैद्यरत्न की उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनके 3 पुत्र हुए: कविराज योगींद्रनाथ सेन, कविराज जोगेंद्रनाथ, कविराज सुधींद्र। सन 1906 में इनका देहावसान हो गया। के आर श्रीकांत मूर्ति, श्रीकांत मूर्ति जी का जन्म 1929 में हुआ। आयुर्वेद का ज्ञान इन्होंने मैसूर के सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय से प्राप्त किया। वर्टिकल बार आयुर्वेद की उच्चतर शिक्षा जामनगर से 1958 में पूर्ण की। श्रीकांत मूर्ति जी ने आयुर्वेद के ज्ञान को अंग्रेजी माध्यम में प्रसारित किया। इनके लिखे सभी ग्रंथ आंग्ल भाषा में उपलब्ध है। ग्रंथ: क्लिनिकल मेथड्स इन आयुर्वेदा। 1. चरक संहिता इंग्लिश। 2. शार्ंगधर संहिता इंग्लिश। 3. सुश्रुत संहिता इंग्लिश। 4. सिद्धांत निदानम इंग्लिश 2 वॉल्यूम। 5. अष्टांगहृदयम इंग्लिश। 6. भावप्रकाश इंग्लिश 2 वॉल्यूम। 7. अष्टांग संग्रह इंग्लिश। डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैथोलॉजी इन आयुर्वेदा। बायोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन। वैद्य वीजे ठक्कर। वैद्य वीजे ठक्कर एक प्रमुख वैद्य होने के साथ साथ एक कुशल लेखक भी है। यह जामनगर के संहिता विभाग में कार्यरत है। पुस्तकें: मन और मनोरोग गुजराती, मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा इंग्लिश, आयुर्वेद मौलिक सिद्धांत संस्कृत, औषध कर्म विज्ञान। वैद्यरत्नम पीएस वारियर। वैद्यरत्नम पीएस वारियर 10 अप्रैल 1869 30 जनवरी 1944 केरल, भारत के एक आयुर्वेद चिकित्सक थे। उन्हें केरल में एक प्रमुख आयुर्वेदिक उपचार केंद्र कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पन्नेनपल्ली संकुन्नी वारियर का जन्म 1869 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार जिले के कोट्टाकल में हुआ था। उनके माता पिता मरियमंगलम राम वारियर और पन्नीनपल्ली कुंजुकुट्टी वारसियर थे।
वे अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। युवा संकुन्नी ने कुट्टांचेरी वासुदेवन मूस से शास्त्रीय गुरुकुल प्रणाली के तहत आयुर्वेद में अपना पाठ शुरू किया, जो एक ब्राह्मण थे, जो केरल में आयुर्वेदिक चिकित्सक के 8 परिवारों में से एक थे। अष्टवैद्य 17 वर्ष की उम्र में 1886 में उन्होंने एलोपैथी के अभ्यास में भी दक्षता हासिल की। 1902 में वारियर ने आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए आर्य वैद्यशाला की स्थापना की, जो बाद में भारत में आयुर्वेदिक उपचार का पर्याय बन गई। 1917 में स्थापित पतासाला अब केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस KUHS से संबद्ध एक आयुर्वेद कॉलेज बन गया है। समूह में अब शामिल हैं 20 शाखाओं वाले 5 अस्पताल, 1200 अधिकृत दवा डीलरशिप, 3 दवा के कारखाने, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, 200 एकड़ हर्बल गार्ड, अनुसंधान एवं विकास केंद्र और प्रकाशन विभाग। वारियर को आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की अग्रणी प्रथा का श्रेय दिया जाता है। 4 उन्होंने आयुर्वेद के छात्रों के BBBA लिए पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं। उनमें से एक, अष्टांग सारीराम, ने 1932 में चिकित्सकों के राष्ट्रीय संगठन से एक प्रमाण पत्र जीता। वह एक कला पारखी थे और उन्होंने एक नाटक मंडली की स्थापना की, जिसे प्रसिद्ध कथकली मंडली TSV नाट्य संघम के रूप में विकसित किया गया था। उद्धरण वांछित 1944 में 75 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उद्धरण वांछित उनका उत्तराधिकारी उनके भतीजे P माधव वारियर ने संभाला, जो 1953 में एक हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु तक बने रहे। बाद में आर्य वैद्यशाला का प्रबंधन उनके सबसे छोटे भतीजे डॉक्टर P के द्वारा किया जाता है। वारियर, जो 100 वर्ष की आयु में 2021 में अपनी मृत्यु तक 68 वर्ष तक जारी रहे। भास्कर विश्वनाथ गोखले। भास्कर विश्वनाथ गोखले 19 अप्रैल 1903 12 जनवरी 1962, जिन्हें वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले के नाम से भी जाना जाता है और मामा गोखले जी के नाम से भी जाने जाते हैं, एक भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेदिक शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक थे। आयुर्वेद वैज्ञानिक बनाने के उनके विजन का जिक्र अक्सर उनकी किताबों और लेखों में किया जाता है। उनका विचार शास्त्रीय मानकों से समझौता किए बिना शैक्षिक प्रणाली को आयुर्वेदिक अध्ययन में आगे बढ़ाता है। उन्होंने पारंपरिक आयुर्वेद पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होने वाले योगों के वैज्ञानिक उपयोग और विकास की कल्पना की और नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं की शक्ति में वृद्धि की। उन्होंने विभिन्न योगों में कज्जली, पारेका काला सल्फाइड के उपयोग की शुरुआत की है। विभिन्न अन्नवाह स्ट्रोटोविक्रेटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रोग में परपटी, पर्दा, गंधक, सल्फर और अन्य दवाओं से युक्त परत जैसी तैयारी के उपयोग को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित किया। एक औषधि प्रयोग, एक प्रयोग जिसमें गोखले ने एक ही दवा की प्रभावकारिता की पहचान की, जिसने चिकित्सा को और अधिक सटीक बना दिया। इसने फार्माकोलॉजी में और शोध को प्रोत्साहित किया। गोखले के छात्रों ने आयुर्वेद भास्कर में उनके बारे में लिखा, जिसमें उनके द्वारा इलाज किए गए विशेष मामलों, उनके उपचार के पीछे के तर्क, उनके निष्कर्ष, उनके अनुभव और उनके शिक्षण कौशल पर चर्चा की गई है। मराठी में लिखी गई एक छोटी सी किताब में आयुर्वेद महानाजे के आयुर्वेद म्हणजे काय? आयुर्वेद से आपका क्या मतलब है? गोखले ने स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में आयुर्वेद की उत्पत्ति और उद्देश्य, आयुर्वेद की गिरावट के कारणों और इसके पुनर्जागरण के लिए आवश्यक साधनों पर चर्चा की। उन्होंने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता पर भी जोर दिया और अपने छात्रों को जैव चिकित्सा विज्ञान में हाल की प्रगति के बारे में जानने की सलाह दी। गोखले घटिया शिक्षा गुणवत्ता वाले कॉलेजों के कड़े आलोचक थे। आयुर्वेद रसशाला में योगदान ने संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित आयुर्वेद फार्मेसी में बदल दिया।
आयुर्वेदिक शिक्षा की बेहतरी के लिए मजबूत सिद्धांत, जिसमें सरकारी अनुदान से इनकार करना शामिल है, जिसने संस्थान और एकीकरण पर नियमों को मजबूर किया। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों ने उनकी दूसरी राय मांगी और आयुर्वेदिक उपचार के लिए रोगियों को उनके पास भेजा। उपचार में पंचकर्म चिकित्सा, जहरीले तत्वों को खत्म करने की आयुर्वेदिक तकनीक पर जोर दिया, क्योंकि शमन चिकित्सा अकेले जटिल परिस्थितियों में हमेशा उपयोगी नहीं होती है। गोखले ने दोष, दुष्य, स्त्रोत्सा, रुग्णाबाला, व्याधिबाला आदि जैसे कारकों के उचित विश्लेषण पर जोर दिया, जिन्होंने शोधन चिकित्सा के उपयोग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जामनगर में पंचकर्म विभाग, जिसे गोखले ने स्थापित किया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।